आगे करते, हम लोग ये कर रहे थे वैन डर वाल्स इक्वेशन, और इसमें हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट जो है ये कर लिया था, ये सारा हमने कर लिया था। मैं आपको पीछे थोड़ा सा बता देती हूँ। राइट, हमने ये किए थे वैन डर वाल्स इक्वेशन के आइसोथर्म्स, ठीक है, और यहां से फिर हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ फिनोमिना किया था, ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। क्रिटिकल कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिए थे। राइट, दिस इज दिस, ये क्या था, हाँ, सो ये पीछे एक मिनट, राइट, सो ये हमने रिलेशनशिप भी कर लिया था बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट्स पीसीवीसी एंड टीसी, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप ये हमने निकाला था, और ये है पीसीवीसी बाय टीसी इज इक्वल टू 3/8 आर, आर इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था। उसके बेसिस पे हमने ये किया था, ये वाला न्यूमेरिकल, तो इसको भी सॉल्व कर लिया था। तो इसके बेसिस पे बेटा, क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं पेपर में, सो यू हैव टू डू इट, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आपको करने हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा पार्ट है दैट इज रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स एंड लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में आता ही आता है, ये हर बार पेपर में आता है, तो इसको प्लीज जरूर कर लेना। एक ये जो पीछे हमने किया था क्रिटिकल कांस्टेंट्स वाला, ठीक है, राइट, जो हमने ये किया था, ये क्रिटिकल कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स, वीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू, ठीक है, टीसी की वैल्यू और उनका रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम आज कर रहे हैं रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लीज आप लोग, ठीक है, इनको जरूर, इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना। मेरा ना 2-3 दिन से माउस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, चलो एनीवेज, सो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, राइट, इफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ गैस को हम एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देन इट मे बी रिटन एज, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले, ये नहीं पहले किया, हम लोगों ने किया था इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक्सप्रेस करें क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर में, देन प्रेशर ऑफ द गैस P इज इक्वल टू पाई पीसी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू 5 VC एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू थीटा TC। ये PC, VC, TC क्या है, क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, राइट, क्योंकि ये वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो नेचुरली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हमें कुछ कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा। तो ये जो क्वांटिटीज हमने ली हैं यहाँ पे, ये पाई, फाई और ये थीटा, सो इट कैन बी डिफाइंड एज, इनको अब हमने निकालना है तो नेचुरली हम इनकी रेशो ले लेंगे। सो पाई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पीसी, ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय वीसी एंड थीटा इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय टीसी, ठीक है। सो दीज क्वांटिटीज फाई, थीटा एंड फाई, फाई एंड थीटा आर कॉल्ड, पाई को हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, फाई को हम कहते हैं रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड थीटा को हम कहते हैं रिड्यूस्ड टेम्परेचर, ठीक है। सो ये जो हमारी क्वांटिटीज हैं, पाई दैट इज रिड्यूस्ड प्रेशर, फाई रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड थीटा इज रिड्यूस्ड टेम्परेचर। तो अगर हम इनकी वैल्यूज, इनकी पाई, फाई, थीटा की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, substituting the values of P, V and T given by equation 1 in Van der Waals equation,
तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन में P की वैल्यू, V की वैल्यू और T की वैल्यू जो दी हुई हैं, इनको अगर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT में पुट करें तो क्या होगा? सो जब हम इसमें पुट कर देंगे, राइट, सो वी विल गेट, सो वी विल गेट दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज पाई सी पाई पी सी, और ये जो सी मैंने पहले भी उस दिन भी बोला था, सी जो है ये पैरों में होता है, सो पाई पी सी प्लस ए बाय फाई स्क्वायर वी सी स्क्वायर, यानी इसको मैं दोबारा से लिखती हूं, पाई पी सी प्लस ए बाय फाई स्क्वायर वी सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू v की जगह हम लिखेंगे फाई वी सी माइनस बी इज इक्वल टू आर थीटा टी सी। सो ये इक्वेशन बन जाएगी जब हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज इन क्रिटिकल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स उसकी लेंगे। सो फर्दर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ PC, VC, TC in terms of van der Waals constant जो हमने पीछे निकाली थी, तो van der Waals constant में VC किसके बराबर होता है? 3B। PC किसके बराबर होता है? A by 27B स्क्वायर। TC किसके बराबर होता है? 8A by 27 RB। तो हम इनकी वैल्यूज भी यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी। सो यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी पाई A बाय 27B स्क्वायर प्लस फाई A बाय फाई स्क्वायर, मैं दोबारा से लिखती हूं इसको, पाई A डिवाइडेड बाय 27B स्क्वायर प्लस A बाय फाई स्क्वायर 9B स्क्वायर। जब हमने क्रिटिकल कांस्टेंट्स PC, VC, TC की भी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो हमने पीछे निकाली थी उसकी टर्म्स में लिखी हैं, इनटू फाई 3B माइनस B इज इक्वल टू आर थीटा 8A डिवाइडेड बाय 27 RB, ठीक है। तो यहां देखो R से R कट गया, राइट, और इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई A प्लस 3A प्लस फाई स्क्वायर इंटू 3B फाई माइनस B, ठीक है, राइट। सो इसको हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ये वाले जो ब्रैकेट में हमारी इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी पाई A प्लस 3A डिवाइडेड बाय फाई स्क्वायर। कैसे सॉल्व की? एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हो इसको। सो ये आ गई इंटू 3B फाई, बस इसको रीअरेंज करके लिख दिया, माइनस B इज इक्वल टू 8 थीटा, ठीक है, AB, क्योंकि यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है, दोनों तरफ 27 है, तो 27 जो है वो नेचुरली डिनोमिनेटर में कट जाएंगे, राइट। सो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन ये आ गई, दैट इज पाई प्लस 3 बाय फाई स्क्वायर इंटू 3 फाई माइनस B इज इक्वल टू 8 थीटा, राइट, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे B कांस्टेंट भी है और यहाँ पे भी B कांस्टेंट है, तो वो जो A कांस्टेंट और B कांस्टेंट है वैन डर वाल्स के, वो बेटा कैंसिल हो जाएंगे। तो जब आप उसको कैंसिल कर दोगे हमारी इक्वेशन जो है ये वाली आ जाएगी। सो दिस विल बी द इक्वेशन, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी फाइनल, पाई प्लस 3 बाय फाई स्क्वायर इंटू 3 फाई माइनस 1 is equal to 8 theta. So this is the reduced equation. So this equation which relates the reduced pressure, volume and temperature is called reduced equation of state. So इस equation को हम reduced equation of state कहते हैं, क्योंकि हमने अब यहाँ इस equation में बेटा देखो कहीं पे भी P, V, T नहीं आ रहा,
प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर नहीं आ रहा, ये इक्वेशन अब रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर की फॉर्म में, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है इट डज नॉट इन्वॉल्व द कांस्टेंट्स ए, बी एंड आर। इस इक्वेशन में वैन डर वाल्स कांस्टेंट या कोई भी कांस्टेंट जो है उस इसमें नहीं आ रहा, ए बी कांस्टेंट्स भी नहीं आ रहे और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर भी नहीं आ रहा। सो हेंस इट इज परफेक्टली जनरल। So this is a general equation which can be applied to every gas. So it should be applicable in the liquid and gaseous state. So ये दोनों states में हम इसको apply कर सकते हैं, किसी भी गैस के लिए apply कर सकते हैं, ठीक है। और एक और important conclusion हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि अगर कोई दो substances जिनके same reduced pressure हो, reduced temperature हो, then they must have same reduced volumes. अगर कोई दो सब्सटेंसेस हैं इधर इन गैसियस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट, तो अगर उनके रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है, देन दे मस्ट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम्स, तो उनके रिड्यूस्ड वॉल्यूम्स भी सेम होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? एंड दिस इज नोन एज, यस मैम, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। सो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो आप प्लीज इसको लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे भी आपको पूछ लेगा वो आपको कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। सो दिस स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है, इफ टू substances have same reduced pressure and reduced temperature then they must have reduced volume. So this is known as law of corresponding states. ठीक है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें कोई भी दो सब्सटेंसेस अगर रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर सेम है, देन दे मस्ट हैव सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम। और अगर ऐसा है तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि दोज टू सब्सटेंसेस आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स, एंड दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक और चीज है कि मैं एंड करती हूँ यहाँ पे मीटिंग, सॉरी। ये सबके कैमरास फिर से बंद है, मेरे को रोज रोज बोलना पड़ेगा तब आप लोग कैमरा ऑन करते हो हैं? ये जिनको कैमरास नहीं ऑन करने वो क्लास छोड़ के जा सकते हैं, अपनी अटेंडेंस लिख दो यहाँ पे, मैं अटेंडेंस लगा दूंगी बाद में। ठीक है, आप लीव कर दीजिए क्लास इफ यू डू नॉट वांट टू ओपन द कैमरा। ये अजीब बात है, मुझे हर बार आपको बोलना पड़ेगा कि कैमरास ऑन करो। 10 मिनट तो आप लोग इसी पे ही वेस्ट करते हो बेटा रोज इस काम के लिए। श्रेया और रिपु दमन, आपको नहीं सुना? सिमरन शर्मा, सिमरन शर्मा, हाँ जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है। सिमरन, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? मैम मेरा कैमरा ऑन है। बेटा ऑन है पर मुझे आप दिख नहीं रहे हो, मेरे को सिर्फ काली काली आपकी वो स्क्रीन दिख रही है, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है मुझे। Approximately 2/3 ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस मींस TB, दैट इज approximately 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/3, यानी कि वो 2/3 होता है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स आर अप्रोक्सीमेटली, लिख दूं यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस at atmospheric pressure are approximately 2/3 of critical temperature. ठीक है, अगर हम इनको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे मेजर करते हैं, यानी कि दोनों का टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करें, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अप्रोक्सीमेटली 2/3 होता है, राइट. सो दस बॉइलिंग पॉइंट्स आर अप्रोक्सीमेटली द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स. तो ये भी आप लाइन लिख सकते हो, 10 boiling points are approximately the corresponding temperatures. The corresponding temperatures. ठीक है, सो इसीलिए जितनी भी हम सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज कंपेयर करते हैं तो वो उनकी प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट सब्सटेंसेस की कंपेयर करते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट, रादर देन एट एनी अदर टेम्परेचर. सो किसी भी सब्सटेंसेस की अगर प्रॉपर्टीज को मेजर करना है तो वो हम उनकी सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स पे उसकी प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं, ना कि किसी और टेम्परेचर. सो आई होप इट इज क्लियर. अब इसके ऊपर इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया? यस मैम. आगे चलते हैं. अब मैं इसका करवा रही हूँ न्यूमेरिकल. अब फिर से इनका कैमरा बंद हो गया, ये देखो, सिमरन शर्मा, श्रुति एंड जूही. मैम मेरा ऑन है कैमरा. फिर बीच में ऑफ. अब आपका मेरे को दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा था? सिमरन ने भी अब ऑन था मैम. जूही ने भी अब ऑन किया है. डोंट डू दिस. मैं फिर एक बार रिमूव कर दूंगी तो आप लोग मेरी क्लास में एंटर नहीं कर पाओगे अगली बार. चलिए, सो अब करते हैं हम इसका न्यूमेरिकल. सो फॉर एग्जांपल, ये जो हमने किया है, ये जो रिड्यूस्ड प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की बात की है, उसके ऊपर भी आपको बेटा न्यूमेरिकल आ सकता है. तो लेट मी इरेज ऑल दीज थिंग्स. इरेज करूं कि ना करूं? कर दिया मैंने. सो अब हम इसका न्यूमेरिकल एक कर लेते हैं, एक एग्जांपल, क्योंकि वो पेपर में आते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे उसको सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, ये है द रिड्यूस्ड वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ रिड्यूस्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस आर 10.2 एंड 0.7. यानी कि ये है एग्जाम्पल नंबर 1, दैट इज पेज नंबर 67 मेरी बुक के हिसाब से. सो इसमें उसने रिड्यूस्ड वॉल्यूम दे रखा है आपको, दैट इज 5 गिवन है 10.2, एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी दे रखा है, दैट इज थीटा विच इज 0.7. वो कहता है व्हाट विल बी इट्स प्रेशर इफ इट्स क्रिटिकल प्रेशर इज 42 एटमॉस्फेयर. वो कहता है इसका प्रेशर कितना होगा अगर उसका क्रिटिकल प्रेशर पीसी 42 एटमॉस्फेयर्स है. ठीक है, तो आपको रिड्यूस्ड वॉल्यूम दे रखा है, ये रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, ये रिड्यूस्ड टेम्परेचर है, प्रेशर ऑफ गैस आपको निकालना है, क्रिटिकल प्रेशर आपको दे रखा है. तो नेचुरली इसमें हम लगाएंगे रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. वैन डर वाल्स इक्वेशन की जगह पे आप रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड इक्वेशन, ये है पाई प्लस 3/5² into 3 minus 1 is equal to 8 theta. So pi plus 3/5² into 3 minus 1 is equal to 8 theta. This is reduced equation. ठीक है, सो अब इसमें जो जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं वो वैल्यूज पुट कर दीजिए. सो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, पाई प्लस 3/5 की जगह पे आप लिखेंगे 10.2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 इंटू 10.2 -1
इज इक्वल टू 8 थीटा, 8 इंटू 0.7। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अब मैं इसको पूरा नहीं कर रही सॉल्व। नेचुरली जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कुछ पाई की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या आई, आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे इसको, न्यूमेरिकल को और इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी। सो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.1604 ऑन कैलकुलेशन। नेचुरली अब आपने पाई लगा लिया, तो अब हम क्रिटिकल कांस्टेंट और पाई वाला रिलेशनशिप लगाएंगे, यानी कि पाई इज इक्वल टू पी बाय पीसी, ये था ना हमारा, राइट। तो इसमें आपको P निकालना है, दैट मीन्स P इज इक्वल टू पाई पीसी। पाई की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई, दैट इज 0.1604 इंटू पीसी की वैल्यू यहां पे दे रखी है, दैट इज 42। तो नेचुरली इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास गैस का प्रेशर आ जाएगा, और ये आ रहा है 6.7368 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम में 3 न्यूमेरिकल्स हैं, दैट इज योर होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अपनी जो भी आपकी कॉपी चल रही है उसमें आपने ये होमवर्क जो है ये करते जाना है। उसके बाद में सारी आपकी कॉपीज जो है वो देखूंगी कि आप असाइनमेंट्स कर रहे हो या नहीं कर रहे। इज इट ओके? समझ में आ गया ये? यस मैम। न्यूमेरिकल समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको। रिड्यूस्ड इक्वेशन के बेसिस पे रिड्यूस्ड जो उसका रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम, ये रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम, रिड्यूस्ड टेम्परेचर। चलिए आगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर गैसियस स्टेट, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा और हम अगले पीरियड में सॉल्यूशंस चैप्टर शुरू करेंगे। और इसके टेस्ट भी मैंने लेना है। गैसियस स्टेट बता दो किस दिन देना है टेस्ट? हाँ जी, टेस्ट किस दिन देना है? मैम नेक्स्ट फ्राइडे ले लेना। नेक्स्ट फ्राइडे? ये मई में ही दे देना, क्योंकि जून से तो फिर आपके एमएसटी शुरू हो जाने हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक ले लूंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा इसका गैसियस स्टेट का। इज इट ओके? ठीक है, यस मैम। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ और आप लोगों को देखूं पहले। हाँ जी, सो उसमें बेटा हम ये जो गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है इसमें हम मतलब जो टेस्ट होगा आपका उसमें डेरिवेशंस भी हो सकती हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो सारा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है, पूरा आपके पास 1 हफ्ता है। समझ में आ गया? ठीक है, और उसके बाद हाँ फिर एसिड एंड बेसिस का कब दोगे, वो भी रहता है, बताइए। एसिड एंड बेसिस का ट्यूसडे को दे दो, क्योंकि बेटा मैं टीचर एक हूं लेकिन सब्जेक्ट आपके 2 चल रहे हैं, तो मेरे को 2 टीचर मान के चलो। नेचुरली आपको इनऑर्गेनिक के भी टेस्ट देने हैं, फिजिकल के भी देने हैं। बात समझ में आई? यस मैम, ट्यूसडे को ले लेना। ठीक है, ट्यूसडे को ले लूं एसिड एंड? यस मैम। वो तो बहुत देर पहले का खत्म हो रखा है चैप्टर, अब तो हमारा पी भी शुरू हो गया। ठीक है, तो एसिड एंड बेसिस का टेस्ट हम ट्यूसडे को लेंगे। ठीक है, राइट। और इसका क्या है ये गैसियस स्टेट का हम फ्राइडे को लेंगे, राइट। सो ये मैं 2 टीचर हूं, नरिंदर 1 एंड नरिंदर 2। नरिंदर 1 फॉर इनऑर्गेनिक एंड नरिंदर 2 फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो मेरे को 2 टीचर मान के चलो, 1 टीचर मान के मत चलो, बिकॉज वी आर डूइंग 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अब जो टॉपिक है दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो मेरा ना ये गड़बड़ हो रखी है सारी, मैं क्या करूं? ओह माय गॉड। हाँ, सो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, इसके बारे में वैसे हम थोड़ा सा पहले ही कर चुके थे जब मैंने आपको आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझाया था, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, तब मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, एक पहली बात है गैस में भी लिक्विफाइड
बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर और बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ। तो गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं हम, पहली बात बाय कूलिंग, और नंबर 2 बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर। या कूलिंग करके हम कर सकते हैं या हाई प्रेशर से कर सकते हैं या कंबाइंड इफेक्ट, दोनों। ठीक है, तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था लिक्विफाइंग ऑफ गैसेस का, दैट वाज मेड बाय फैराडे। फैराडे साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो यहां मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गैसेस दो टाइप की होती हैं, याद है आपको? ये मैंने बताया था आपको, परमानेंट गैसेस एंड टेम्परेरी गैसेस, बताया था कि नहीं जब हमने आइसोथर्मल? यस मैम, बताया था। हाँ, तब मैंने बताया था कि परमानेंट गैसेस वो होती हैं जिनको आप जितना मर्जी उनका प्रेशर इंक्रीज कर दो, ठीक है, वो लिक्विफाई नहीं होती अनटिल और अनलेस आप उनका टेम्परेचर भी लो करो। ठीक है, सो ऐसी गैसेस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ फोर्सेस बहुत कम होती हैं, ठीक है, उनकी लो वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, यानी कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत कम होगा, लो वैल्यू होगी, यानी उस टेम्परेचर से नीचे ही वो लिक्विफाई हो सकते हैं, उस टेम्परेचर से ऊंचे ऊपर वो नहीं हो सकते। तो ऐसे जो है उनको सिंपली एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर के साथ हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो ऐसी गैसेस को हम कहते हैं परमानेंट गैसेस, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, जबकि गैसेस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती हैं, लार्ज होती हैं, ठीक है, यानी उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ऐसे लिक्विड्स मतलब ऐसी गैसेस, राइट, तो उनमें नेचुरली उनके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, सो दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, सो उनके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, राइट, और दे कैन बी इजिली लिक्विफाइड, और उनको हम कहते हैं टेम्परेरी गैसेस। उनको क्या कहते हैं हम? टेम्परेरी गैसेस, राइट। अब जैसे मैंने अभी हमने किया कि गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय सिंपली कूलिंग। ठीक है, तो कूलिंग के लिए बाय द यूज ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर्स। कूलिंग मतलब ये पुराने मेथड थे, ठीक है, ओल्ड टेक्निक्स थी जिससे कि गैसेस को लिक्विफाई किया जाता था। तो सबसे पहला मेथड था कूलिंग मेथड, जिसमें कि हम फ्रीजिंग मिक्सचर्स यूज करते थे, लेकिन इसका यूज बेटा बहुत लिमिटेड था, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। ठीक है, तो फ्रीजिंग मिक्सचर ऑब्टेन करना जो कि सफिशिएंटली लो टेम्परेचर दे सके और हम गैस को लिक्विफाई कर सकें, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो कूलिंग मेथड जो है वो लिमिटेड यूज होता था। उसके बाद सेकेंड मेथड था बाय द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। रैपिड इवेपोरेशन, जो वॉलेटाइल लिक्विड्स है उनकी रैपिड इवेपोरेशन की जाती थी। ठीक है, सो उस तरीके से भी गैसेस को लिक्विफाई किया जाता था, लेकिन ये भी मेथड जो है ये बहुत लो टेम्परेचर्स पे यूज होता है, यानी कि उसके लिए भी बहुत लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं ऑफ कूलिंग एंड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला मेथड है बेटा, दैट इज दिस yes, this is called this is called लिंड प्रोसेस। ठीक है, इसको लिंड प्रोसेस कहते हैं। राइट, सो दिस इज लिंड प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस में जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, सो ये जो है मेथड्स ऑफ कूलिंग एंड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस बाय लिंड्स प्रोसेस, एक ये है। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं क्लॉड्स प्रोसेस। ठीक है, सेकंड मेथड है क्लॉड्स प्रोसेस, फर्स्ट मेथड है लिंड्स प्रोसेस, और तीसरा मेथड है बाय एडियाबैटिक डाईमैग्नेटाइजेशन। सो तीन मेथड्स हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सो पहला जो मेथड है लिंड्स प्रोसेस, एक्चुअली इसको बेटा हम इस प्रोसेस को हम ये भी कह सकते हैं कि दिस लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कैन बी डन बाय adiabatic expansion
of compressed gas. ठीक है, by adiabatic expansion of compressed gas. कोई बच्चा मुझे बताएगा adiabatic का मतलब क्या होता है? What do you mean by adiabatic? हाँ जी, ये हम जिसमें हीट एक्सचेंज 0 हो. हाँ हाँ, the process in which there is no exchange of heat takes place, जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो फ्रॉम द सराउंडिंग्स इनटू द सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स. बेटा थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने ये सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं. सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, आइसोथर्म क्या होता है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. दैट मीन्स Q should be equal to 0. जो Q है, Q सिंबल हम लेते हैं हीट के लिए, इट शुड बी इक्वल टू 0. तो इस प्रोसेस में बेटा जूल थॉमसन इफेक्ट जो है, दैट दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दिस जूल थॉमसन इफेक्ट. ठीक है, तो जब किसी गैस को अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, अलाउ किया जाता है टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली थ्रू अ फाइन होल, छोटे से होल से उस वो मतलब एक गैस किसी कंटेनर में है और उस कंटेनर में वो छोटे से होल से निकल रही है, छोटे से होल से निकल के एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. सो इट इज अकम्पनीड बाय कूलिंग. दिस इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट. ठीक है, जूल थॉमसन ने बताया था कि जब कोई गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एक्सपैंड करते हैं और गैस को नेचुरली लो प्रेशर में जाने के लिए वो छोटे से होल से निकलती है और वो एक्सपैंड होती है, ठीक है, इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर. सो इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय कूलिंग. तो वो गैस जो है नेचुरली इस प्रोसेस में कूलिंग होती है. इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय कूलिंग. ठीक है, सो ये जो गैसेस हैं इनको पहले कूल किया जाता है टू सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, then they are allowed to expand, so they behave like gases, right? So the temperature at which a gas should be cooled is called inversion temperature. So वो temperature, जिस temperature पे कोई गैस जो है वो कूल हो, उस टेम्परेचर को बेटा हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर. क्या कहते हैं, क्या कहेंगे हम उसको? इन्वर्जन टेम्परेचर. इन्वर्जन टेम्परेचर. और बेटा ये जो एडियाबैटिकली हम टर्म यूज कर रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब आपका अपरेटस फुल्ली इंसुलेटेड हो, पूरी तरह से इंसुलेटेड हो फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ठीक है, तभी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी. अदरवाइज अगर आपका अपरेटस, आप जो अपरेटस यूज कर रहे हो इस प्रोसेस के लिए, अगर वो इंसुलेटेड नहीं है, ठीक है, तो नेचुरली हीट एक्सचेंज इट विल टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. ठीक है, तो एडियाबैटिक होने के लिए जो अपरेटस है इट शुड बी परफेक्टली इंसुलेटेड सो दैट नो हीट इज लॉस्ट और गेन्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ना लॉस हो ना गेन हो. ठीक है, सो लिंड्स प्रोसेस में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है. ठीक है, अब मैं इसका आपको डायग्राम समझाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है. सो ये जो है आप कंटेनर देख रहे हो, दिस कंटेनर हाँ, ये जो है ये चैम्बर है. ठीक है, ये वाला दिस इज कॉल्ड चैम्बर. मैं साथ साथ में लेबलिंग भी कर देती हूँ. दिस इज चैम्बर. दिस G पॉइंट is actually outlet for liquefied air. ठीक है, this point is हाँ जी, this point is A. This is for inlet of air. Inlet of air यानी कि एयर इसमें से पास होगी. ठीक है, then this B point is compressor.
ये कंप्रेसर लगा है जो एयर को कंप्रेस करेगा इनटू लिक्विड. दिस सी, this coiled thing is called condensing coil. This is condensing coil, right? Then this D is the receiver. D point is receiver for water. अरे receiver for water, यानी कि जो यहां से आपने एयर को पास किया, कंप्रेसर ने उस एयर को लिक्विफाई किया, ठीक है, यानी कि कूल किया, ठीक है, कंप्रेसर ने,